गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है आपको हेडलाइन से अपडेट करने का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बुधनी और विजयपुर में करेंगे प्रचार। आगरा, गसवानी और कराहल में होगी आम सभा। मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियां खत्म करने के लिए पुलिस की कवायद। नक्सल प्रभावित इलाकों में बुलाई जाएगी सीआरपीएफ की 2 नई कंपनियां। बनाई जाएगी 232 सड़कें। सागर में रंजिश के चलते सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या। गांव के ही एक परिवार पर आरोप। आरोपियों की तलाश जारी। सतना में कोठी रोड पर सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से प्रधान आरक्षक की मौत। जैतवाड़ा थाना में था पदस्थ। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट देश में 4थे नंबर पर। रैंकिंग में चेन्नई, गोवा, कोलकाता एयरपोर्ट महज कुछ पॉइंट से ही आगे। मध्य प्रदेश में अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म। 11 नवंबर से होंगे पीएससी 2022 के इंटरव्यू। 457 पदों के लिए 1550 अभ्यर्थी होंगे शामिल। आतंकवाद और नक्सलवाद पर बड़े एक्शन की तैयारी है। दिल्ली से खबर यह है कि आज से 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन होगा। उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे अमित शाह, यानी देश के गृहमंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर होगा विचार विमर्श। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आतंकवाद से निपटने को लेकर इसमें चर्चा होगी। और भोपाल से खबर यह है कि नक्सलियों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में बुलाई जाएगी सीआरपीएफ की नई कंपनियां। बालाघाट, डिंडौरी और मंडला से खत्म होगी नक्सलियों की दहशत। नक्सली इलाकों में बनाई जाएगी 232 सड़कें। सड़क निर्माण से इलाकों में बढ़ेगा हॉक फोर्स, कोबरा और सीआरपीएफ का मूवमेंट। तो एक तरफ जहां देश में कैसे आतंकवाद को खत्म किया जाए उस पर लेकर विचार विमर्श होगा, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर गहन मंथन होगा कि नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए और इसको खत्म करने के लिए वो कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, कौन से उपकरण बढ़ाने हैं, कौन से फोर्स बनाने हैं, किन जवानों को कहां तैनात करना है। इन सारी बातों पर भी चर्चा होगी। और चर्चा दिल्ली में भी होगी कि कैसे जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से निजात दिलाएं, छुट्टी दिलाएं। तो ये 2 खबरें मेरे अगल बगल देख रहे हैं आप, दाहिने और बाएं। एक तरफ कैसे आतंकवाद खत्म किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना है। हालांकि उसकी तरफ काम भी हो रहा है और भारत में भी उसके लिए काम हो रहा है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर कार्य हो रहा है कि कैसे नक्सलवाद को खत्म किया जाए। और नक्सलवाद को जो कुछ इलाकों में था भी उसे बहुत हद तक खत्म करने में कामयाब मध्य प्रदेश रहा है, लेकिन जो बचा है उसे भी खत्म किया जाए, जोर अब इस पर है। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट देश में 4थे नंबर पर आया। बता दें कि देर शाम जारी रैंकिंग में देवी अहिल्याबाई होलकर को 4था स्थान मिला। वहीं चेन्नई, गोवा और कोलकाता के एयरपोर्ट महज कुछ पॉइंट से आगे रह गए। एयरपोर्ट रैंकिंग में इंदौर एयरपोर्ट को 4था स्थान मिला। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट में बेहतरीन सुविधाएं यहां पर हैं। चूंकि देश में 4था ये एयरपोर्ट है जो बेहतर है, रैंकिंग के आधार पर यह माना गया है। हालांकि कई खबरें जरूर इंदौर से आती रही बीच बीच में, लेकिन कमियां रहती हैं, उन्हें पूरा किया जाता है, दूर किया जाता है कमियों को। और आज देखिए 4थे नंबर पर इंदौर एयरपोर्ट को रैंकिंग में जगह मिली है।
इसकी खास बातें क्या है, इस रैंकिंग में चौथे नंबर पर ये क्यों आया, कुछ ही पॉइंट से पीछे क्यों रह गया, नंबर 1 पर भी रह सकता था, इसकी वजह क्या है, ये आपको निहारिका शर्मा बताएंगी। उनसे हम जानेंगे कि इंदौर एयरपोर्ट, जो कि देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी खासियत क्या है, जो कि कुछ ही पॉइंट से चौथे नंबर पर रहा है, ये आपको निहारिका शर्मा बताएंगी। वो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही हैं। जी देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की है उसमें इंदौर एयरपोर्ट जो है वो 2 महीने तक 12वें पायदान, 2 तिमाही रिपोर्ट तक 12वें पायदान पर रहने के बाद जो तीसरी तिमाही रिपोर्ट आई है उसमें सीधे चौथे पायदान पर हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इंदौर एयरपोर्ट ने कई ऐसे महज काम किए हैं जिसके चलते वो 12वें पायदान से सीधे उठकर चौथे पायदान पर एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि टॉप 5, इंडिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में इंदौर एयरपोर्ट जो है वो शामिल हो चुका है। हालांकि अगर हम देखें तो चेन्नई, गोवा, कोलकाता जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है वो महज कुछ ही पॉइंट से आगे है। जैसे कि इंदौर की बात करें तो 4.91 पॉइंट से इंदौर चौथे पायदान पर है। तो अगर चेन्नई जो सबसे ऊपर है उसकी बात करें तो 4.9 और 3 पॉइंट से वो आगे है। तो हम देख सकते हैं महज 0.2 पॉइंट से चेन्नई एयरपोर्ट जो है वो आगे है। और ऐसे में इंदौर ने काफी अच्छा काम करते हुए चौथे पायदान पर अपनी जगह जो है हासिल की है। क्योंकि राहुल, आपको बता दूं, पिछले 2 बार से जो तिमाही की रिपोर्ट आ रही थी उसमें इंदौर का बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस था, जिसके चलते इंदौर एयरपोर्ट पे सारी सुविधाएं नहीं होने के चलते वो 12वें पायदान पर 2 तिमाही रिपोर्ट से देखा जा रहा था। हालांकि इस बार अगर हम देखें तो कई ऐसे काम इंदौर एयरपोर्ट ने किए हैं जिसके चलते उसकी रैंकिंग जो है वो सुधरी है, जिनमें से एयरपोर्ट तक पहुंचने की सुविधाएं, टर्मिनल तक पहुंचने के लिए साइन बोर्ड, रेस्टोरेंट, कैफे की उपलब्धता, इसी के साथ में चेकिंग जो हमारी होती है, सिक्योरिटी चेकिंग की बात की जाए, एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को उनकी फ्लाइट्स के बारे में जानकारी मिलने की बात की जाए, वहां पर अटेंडर्स की बात की जाए, साथ ही में वहां की स्वच्छता की बात की जाए, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो वहां पर काम करके देती है उसकी बात की जाए, या फिर गेट पर प्रतीक्षा केंद्र जो होने चाहिए उसकी बात की जाए, वेटिंग सीट्स की, वेटिंग रूम्स की, वॉशरूम की क्लीनलीनेस की, इन सारी चीज़ों की अगर बात की जाए तो इन सभी पर इंदौर एयरपोर्ट ने एक बार फिर से काम किया है, जिसके चलते इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग में इस बार अच्छा खासा बदलाव जो है वो हमें देखने को मिला है। पिछले काफ़ी समय से लगातार यहाँ पर पहुँचने वाले यात्रियों द्वारा कभी ट्वीट करके तो कभी वीडियो जारी करके ये जानकारी दी जाती थी कि इंदौर एयरपोर्ट की स्वच्छता काफ़ी दुखद है, काफ़ी निराशाजनक है, जिसके चलते वीडियोज़ जो है वो भी वायरल हुई थी। IBC 24 ने वो भी दिखाया था। कई बार कुत्ते तो कई बार चूहे जो है वे भी एयरपोर्ट पर घूमते हुए दिखे थे, जिसके बाद सतर्कता बरतते हुए ये सारी ही कमियां जो है उसे दूर किया गया। उसी के साथ अगर हम देखें तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग जैसी प्रोसेस जो है वो भी इंदौर में शुरू की गई, जिसके चलते यहाँ पर पहुंचने वाले यात्रियों को लंबी कतारों में, और यही वजह है ना निहारिका कि इसीलिए चौथे नंबर पर आया है। और उम्मीद हम करते हैं जैसे कि इंदौर साफ सुथरे शहरों में भारत में नंबर 1 पर है, जल्दी एयरपोर्ट भी नंबर 1 पर होगा। तो भोपाल के हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज क्या है वो भी आपको बताएंगे। भोपाल से गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। 4 दिसंबर से भोपाल टू गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट है। इंडिगो एयरलाइंस शुरू करेगी भोपाल टू गोवा की फ्लाइट। करीब 2 घंटे का भोपाल टू गोवा का सफर होगा। इंडिगो ने कोलकाता और गोवा के लिए फ्लाइट बंद की थी और एक बार फिर से शुरू कर रही है। इसकी वजह क्या है यही जानने की कोशिश करते हैं ना साक्षी त्रिपाठी से। इसका किराया क्या है, कब से लोग इसकी सुविधा ले सकते हैं, ये सारी जानकारी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर साक्षी त्रिपाठी के पास है। आगे वही आपको बताएंगी। जी बिल्कुल राहुल, जैसे कि फेस्टिव सीज़न है, लोग जगह जगह घूमने जा रहे हैं, टूरिज़्म भी जो एयर कैंट पे काफ़ी ज़्यादा हाइप पर होता है। इसके मद्देनज़र जो है एयरलाइंस ने सुविधा शुरू की है। अब भोपाल से डायरेक्ट गोवा के लिए जो फ़्लाइट है वो प्रतिदिन उड़ान भरेगी। 4 दिसंबर से ये जो सेवा है वो शुरू कर दी जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस की जो फ़्लाइट्स हैं वो उड़ानें भरेंगी। अगर हम बात करें राजा भोज एयरपोर्ट से तो 3:20 पर ये यहाँ से फ़्लाइट उड़ान भरेगी
और लगभग 1 घंटे 50 मिनट पर लोगों को गोवा पहुंचा देगी। और अगर हम बात करें गोवा से भोपाल आने की, तो करीबन 1 बजे जो है उड़ान भरेगी और 2:50 पर जो है लोगों को वापस जो है भोपाल एयरपोर्ट पर लोगों को ड्रॉप कर देगी। अगर हम किराए की बात करें राहुल, तो किराया लगभग 4000 से 6000 रुपए के बीच में है। ईयर का एंडिंग समय है, लोग घूमना पसंद कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो लोगों के लिए ये काफ़ी राहत की बात है, काफ़ी खुशी की बात है कि जो डायरेक्ट फ्लाइट है, फरवरी के महीने में ये फ्लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई थी जब नया विंटर शेड्यूल जारी हुआ। उसके चलते ये जो भोपाल से गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, इनका शेड्यूल जो है फिर से जारी हुआ और 3 दिसंबर से राजधानी के लोगों के लिए, गोवा के लोगों के लिए ये जो सुविधा है ये जारी हो जाएगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। उनके जो ट्रिप्स हैं, उनके जो टूर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। अब इंदौर चलेंगे अपने दर्शकों को लेकर इस खबर के बाद। इंदौर में एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है। 1 नवंबर से एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यू होंगे। 4 बोर्ड मिलकर अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेंगे। 457 पदों के लिए 1550 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होंगे। इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इंटरव्यू होगा। खबर भोपाल से है। पर्यटन स्थलों का एंट्री शुल्क बढ़ा दिया गया है। वन विहार में एंट्री के लिए अब ज्यादा रकम देनी होगी। सफारी वाहन बुकिंग के लिए लगेंगे 1000 रुपए। सफारी बुकिंग के लिए पहले 300 रुपए लगते थे। 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए सफारी फीस 150 रुपए। इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य का भी शुल्क बढ़ा दिया गया है। मुकुंदपुर की व्हाइट टाइगर सफारी की भी एंट्री फीस बढ़ी है। गुरुवार से लागू होगी बढ़ी हुई दरें। अब हर 3 साल में 10% फीस बढ़ेगी। खबर भोपाल से है। 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में 3 घंटे से 5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। वो इलाके कौन कौन से हैं? रंभानगर है, इब्राहिमगंज है, न्यू कबाड़खाना है। यहां पर बिजली कटौती होगी 3 से 5 घंटे। इन इलाकों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं आएगी। शीतल हाइट्स है, साई पार्क है, कौशल नगर है, दीप मोहनी है, यहां भी बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में 11 से 2 बजे तक बिजली कटौती होगी। चूंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कल भी बिजली कटौती हुई थी और आज भी बिजली कटौती होगी। हमारा काम है कि आपको अलर्ट करना, बता देना, जिससे आप अपने जरूरी कार्य कम से कम इन घंटों में पूरा कर लें। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में प्रज्ञा ठाकुर ने लिखा है, कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं है, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए हैं। ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, स्टेरॉइड और न्यूरो की दवाओं से शरीर में सूजन का इलाज चल रहा है। जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी। कोर्ट ने वारंट जारी करके प्रज्ञा ठाकुर को पेश होने का आदेश दिया है। अब आदेश कोर्ट ने दिया है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर कह क्या रही हैं एक्स पोस्ट पर, वो भी समझना चाहिए। और सवाल यह है कि क्या कोर्ट किसी के कहने ना कहने पर चलती है? प्रज्ञा ठाकुर के पूरे कमेंट को पढ़ेंगे, पोस्ट को पढ़ेंगे, तो इशारा तो कुछ वैसा ही वो कर रही हैं, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में वो प्रचार करेंगे। चूंकि जो लीड है उस लीड को कम ना किया जाए, दबाव इस बात को लेकर भी है सभी पर। जो लीड बनाई गई थी 23 के आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, वो लीड 24 के इस उपचुनाव में बरकरार रहे।
ये भी दबाव है। दोपहर 1:50 से विजयपुर के अगरा में आम सभा है। दोपहर 3:20 पर गसवानी में और दोपहर 3:20 पर गसवानी में आम सभा है और शाम 5:10 पर कराहल में आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एमपी में यूथ गेम्स होंगे। खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो एमपी यूथ गेम्स होंगे। 13 दिसंबर से होगी खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत। खेलो एमपी यूथ गेम्स में होंगे कुल 25 खेल। पहली बार स्टेट गेम्स में क्रिकेट भी शामिल है। बॉक्सिंग, शूटिंग समेत भोपाल करेगा 7 खेलों की मेजबान। ब्लॉक, जिला, डिवीजन और स्टेट मिलाकर 4 राउंड में गेम्स होंगे। 25 खेलों के लिए गांव-गांव से तलाशी जाएगी प्रतिभाएं। भिंड में कर्मचारियों के शराब पार्टी का एक वीडियो हमारे पास है जो अब वायरल भी हो रहा है। ये मेहगांव तहसील कार्यालय का तस्वीर है। मेहगांव तहसील कार्यालय की तस्वीर है, बल्कि जहां कर्मचारी नमकीन और पानी की बोतल के साथ जाम छलका रहे। अगर अपने घर में ऐसा कर रहे होते, बंद दरवाजे में कर रहे होते, तो हमें क्या लेना देना, लेकिन सरकारी दफ्तर की छत पर ड्यूटी आवर में अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अपराध है। और आप समझ रहे हैं ना कि मेहगांव में, भिंड के मेहगांव में केसेस पेंडिंग क्यों होते हैं, नपाई समय से क्यों नहीं हो रही है, किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, लोग चक्कर क्यों काट रहे हैं, क्योंकि ये भाई साहब कुछ महानुभाव जिन पर ये जिम्मेदारी है काम करने की, वो ऊपर जाम छलका रहे हैं। तो ये खबर दिखाना जरूरी हो जाती है। जैसे कि छत पर जाकर कुछ अवांछनीय गतिविधियाँ की थी जिनके संबंध में मेरे द्वारा सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और नोटिस जारी करने के बाद उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये जो भी है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। खबर सागर से है। सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या की गई है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है। परिजनों ने गांव के एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के मुड़री गांव की यह घटना है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या हुई है। सागर से खबर है। ये परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। खबर बैतूल से है। आर्मी के जवान की हार्ट अटैक से मौत हुई है। दुखद खबर है। दिवाली में छुट्टी पर घर आया था, अपने घर के बीच आया था। मुल्ताई तहसील के चंदोरा गांव का यह जवान रहने वाला था। मेरठ में मैकेनिकल रेजिमेंट में पदस्थ था जवान। कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। देवास के सुपरमार्केट में आग लग गई है। मार्केट में मौजूद 3 दुकानों में आग लगी है। 12 से अधिक दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये थोड़ी अच्छी बात है। आग लग गई, ये मुश्किल है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, ये सबसे राहत भरी बात है। इंदौर नगर निगम ने एक नवाचार किया है। पेड़ पौधों की भी की जा रही है सफाई। रोजाना 300 किलोमीटर क्षेत्र में हो रही है सफाई। पेड़ पौधों पर किया जा रहा है लेमन ग्रास के परफ्यूम का छिड़काव। वातावरण में ताजगी बनाए रखने के लिए पहल है। पहल से शहर के प्रदूषण स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। लेमन ग्रास से छिड़काव किया जा रहा है। पेड़ पौधों की भी सफाई की जा रही है। अच्छा, ये बहुत ही सकारात्मक बात है, क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है आप लोग भी बताइए, यही है ना। तो फिर क्यों ना अपने वातावरण को शुद्ध रखा जाए, साफ रखा जाए। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने श्योपुर कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल और कराहल टीआई को हटाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कटारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि वर्तमान श्योपुर कलेक्टर विजयपुर सीट के भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के विभाग में ही सचिव के पद पर थे।
अब श्योपुर का कलेक्टर बनने के बाद किशोर कुमार कान्याल चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। पत्र में कटारे ने कराहल टीआई भारत सिंह गुर्जर पर संदेश जारी किया है। कटारे का कहना है कि कराहल टीआई ने एक आवेदन पर समय पर जांच नहीं की है। कलेक्टर महोदय आज से चंद दिन पहले उप सचिव थे, वो भी किस विभाग में? महत्वपूर्ण विभाग, वन विभाग में उप सचिव। आज उन्हीं के विभागीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है बीजेपी के। तो ये तो विभागीय मंत्री जो बोलेंगे सर 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 कहते रहेंगे, उनके ऊपर कर ही नहीं पाएंगे। ये क्या चुनाव निष्पक्षता से करवाएंगे? मध्य प्रदेश में टूरिज्म विभाग स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन कराने जा रहा है। फेस्टिवल को लेकर पर्यटन विभाग ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया से जानकारी साझा की है। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप पर स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन होगा और इसमें 1000 प्रतिभागी भाग लेंगे। 3 महीनों के लिए पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचक अनुभव मिलेगा। यह आयोजन 9 नवंबर से 9 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आभार जताया। वहीं विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा है कि स्काई डाइविंग का क्रेज बढ़ रहा है। एडवेंचर लवर के साथ बाहर से पर्यटक भी आएंगे। एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नरत है और इसके लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं और सुरक्षा के मानकों पर भी ये टीम पूरी तरह से खरा उतरती है। और